Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. In today's class, inshallah, we will be practicing the IOBM's 2025 uh, past paper. So IOBM की जो past paper की series है, हम उसका solution कर रहे हैं हमारे prep session के अंदर। और आज जो है हम लोग जो लास्ट ईयर का राउंड वन का पास्ट पेपर का मैथमेटिक्स का पोर्शन है, उसको इस क्लास में जो है वो हम लोग कवर अप करेंगे। उसको हम लोग जो है वो सॉल्व करेंगे। लास्ट ईयर का ये ऑथेंटिक पेपर है। ये इसका पीडीएफ फॉर्म था, मेरे पास अवेलेबल था। एंड इसको जो है फिर क्योंकि थोड़ा सा ब्लरी आ रहा था, स्टूडेंट्स एग्जाम के अंदर जब अपेयर होते हैं तो वो समहाउ दे मैनेज टू टेक अ स्नैप आउट ऑफ इट। तो इसको जो है थोड़ा सा रिफाइन किया है मैंने। सिर्फ है ये ऑथेंटिक पास्ट पेपर दिखाने का आपको मकसद ये है कि भाई ये ऑथेंटिक पास्ट पेपर है मैथमेटिक्स का, और इसको हम जो है आज की लाइव क्लास में जो है हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या डिफिकल्टी लेवल होता है। याद रखिएगा कि आईओबीएम का टेस्ट बड़ा टाइम बार्ड होता है। एंड इंग्लिश का क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पोर्शन होता है, मैथमेटिक्स का एक बड़ा लिमिटेड टाइम होता है, उस लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये वजह है कि आईओबीएम में मैथमेटिक्स का पोर्शन को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। इसलिए अगर आप आईओबीएम के लिए ही प्रिपरेशन कर रहे हो तो आईओबीएम फोकस्ड, आप ये कहो कि आईओबीएम सेंट्रिक चीज़ों को प्रिपेयर करोगे। बाय द वे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जो है आईओबीएम से रेलेवेंट, उनको भी आप देखें। पेपर अटेम्प्ट के हवाले से भी मैंने इसके बताया है, उसको भी आप लोग देखें। तो इनशाला आपको बहुत ज़्यादा इससे जो है वो फ़ायदा होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सारे वीडियो के लिंक्स और पिन कमेंट में भी उनके सारे लिंक्स जो है वो प्रेजेंट है। अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कह रहे, और याद रखिएगा कि पेपर के अंदर जब ये क्वेश्चन आए हैं तो यहाँ पे ये हेडिंग मेंशन नहीं थी कि सवाल के चीज़ का, वहाँ पे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। तो मैंने सिर्फ इसको ब्रेक डाउन करने के लिए कि ताकि आपको समझ आ सके कि क्या है क्या नहीं है, मैंने इन्हीं क्वेश्चंस को ऑथेंटिकली ऐड किया है उसमें, और फिर जो है ना वो आपके लिए सोल्यूशन करवाया है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि द सेलिंग प्राइस ऑफ अ रिस्ट वॉच इज 3450 एंड इफ इट इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 15%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। कह रहे हैं कि एक रिस्ट वॉच है जिसकी सेलिंग प्राइस यानी जिसकी सेल्स प्राइस जो है वो 3450 उसकी सेल प्राइस है। सो सेल प्राइस उसकी क्या है? 3450 है। आप ये बताइए कि अगर हम उसको 15% के गेन के ऊपर सेल आउट करते हैं तो कॉस्ट प्राइस उस आर्टिकल की क्या होगी? उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या होगी? तो याद रखिएगा कि जो सेल प्राइस होती है ये वो प्राइस होती है जिसपे आइटम को या आर्टिकल को सेल आउट किया जाता है। सो सेल प्राइस इक्वल होती है कॉस्ट प्राइस प्लस गेन के। यहाँ पे हमारे पास गेन की वैल्यू नहीं है और हमें ये कहा गया है कि गेन जो है वो 15%। अब ऐसा नहीं करना कि आपने 3450 का 15% निकाल लेना है और उसमें से माइनस कर लेना है और आप कहेंगे कि आंसर आ गया। उस तरह से आपके पास करेक्ट आंसर नहीं आएगा। ठीक है। हमारे पास या तो गेन प्रेजेंट होता, अब गेन नहीं है, परसेंटेज गेन है। हमें नहीं पता कि कॉस्ट प्राइस कितनी है, राइट? हाँ, ये हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस का 15% जो है वो गेन जो है वो लिया जा रहा है। सेल प्राइस यहाँ पर हमारे पास कितनी गिवन है? डैट इज 3450। हम यहाँ पे 3450 प्लग इन कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस को हम कह देते हैं एक्स। अब गेन जो है वो 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस है। डैट इज 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस है। 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस को हम क्या करेंगे? इस 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो परसेंटेज जब खत्म करते हैं तो 15/100 हो जाएगा। तो गेन जो है वो मेरे पास क्या आ रहा है? गेन मेरे पास आ रहा है 15/100 ऑफ एक्स, क्योंकि वो 15% ऑफ एक्स था। सो बेसिकली द गेन वॉज 15% ऑफ द कॉस्ट प्राइस विच वॉज एक्स, क्योंकि खुद कहा गया कि उस पर 15% का गेन आया है। तो 15% ऑफ एक्स था। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3450 है, यहाँ पे हमारे पास 100 यहाँ पे एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 ऑफ एक्स आ जाएगा प्लस 15x ऊपर हमारे पास प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय 100 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड एक्स के लिए हम लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उससे पहले इस ऊपर वाली टर्म को ऐड कर लेते हैं। 115 ऑफ एक्स आ जाएगा, नीचे मेरे पास 100 आ जाएगा। तो ऊपर मेरे पास 115 ऑफ एक्स आ गया, नीचे मेरे पास 100 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3450 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 115 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो ये जो है ना, ये मल्टीप्लाई का साइन है, इसको आपने कंफ्यूज नहीं होना। एक्स जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो टर्म्स को अब हम कैंसिल कर लेते हैं, कटिंग करते हैं हम लोग, देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ पर क्या हमारे पास
जो है वो आंसर जो है वो यहाँ पर बनता है हमारे पास। तो अगर मैं देखूं तो 115 वन जा 115 है, एंड 115 थ्री जा 345 होता है, और ये जीरो अपनी जगह पे आ जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 इंटू 100 कर लेंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 3000 आ जाएगी। सो एक्स की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या आ गई, 3000 आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलते हैं। मीडियन की कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये हेडिंग्स मैंने दी हुई है बताने के लिए, ताकि आप ब्रेक डाउन कर सको कि क्या क्या कंटेंट्स हैं, क्या ऑथेंटिक क्वेश्चन जो है वो इस पास पेपर के अंदर जो है वो शामिल हैं, किन चीजों पे अब इस लास्ट मोमेंट में आप जो है वो फोकस करें। क्वेश्चन 2 है मीडियन कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, कह रहा था मीडियन ऑफ द वैल्यू 32, 23, 42, 27, 29, 34, 31 एंड 40 एंड 45 इज। तो मीडियन निकालने के लिए आप क्या करते हैं, मीडियन निकालने के लिए आप टर्म्स को सबसे पहले अरेंज करते हैं। पहला स्टेप क्या है, अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ। तो फर्स्ट आएगा 23, नेक्स्ट आएगा 27, उससे नेक्स्ट आएगा 29। पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है। 29 के बाद जो बड़ा है वो क्या है, वो 31 है, 31 है। 31 से बड़ा फिर क्या है, 32 है। फिर 32 से बड़ा क्या है यहाँ पर, तो 32 के बाद नेक्स्ट क्या है, 34 है, 34 आ गया। 34 के बाद उससे बड़ा नंबर यहाँ पर क्या है, 34 के बाद उससे बड़ा नंबर जो है वो यहाँ पर क्या है, 40 है, 40 आ गया। ये ऊपर टिक लगा लें, इससे फिर अगर कोई चीज कोई नंबर मिस होगा तो आपको नजर आ जाएगा। 40 के बाद क्या है, 42 है, और उसके बाद क्या है, 45 है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है, ये 45 है। तो सारे नंबर्स हो गए, टिक लगाने से मुझे पता चल गया। अब हम काउंट करेंगे कि डेटा कितना है, डेटा ऑड है या इवन है, दोनों का मेथड डिफरेंट है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। तो 9 डेटाज हैं, इस डेटा सेट में 9 मेंबर्स हैं। तो जो सेंट्रल वैल्यू होगी वो इसका मॉड होगी, यानी 4 वैल्यूज नीचे और 4 वैल्यूज इसके ऊपर आ रही हैं। तो 9 में से ये टोटल 9 बनते हैं, 9 ऑड है। तो ऑड के केस में आपकी जो सेंट्रल वैल्यू होती है, ऑड अगर डेटा सेट हो, आपकी जो सेंट्रल वैल्यू होती है वो आपका मीडियन होता है। तो मीडियन आपकी सेंट्रल वैल्यू यानी 32 बन जाएगी, 32 बन जाएगी आपकी जो सेंट्रल वैल्यू है, ये 32 बन जाएगी आपकी सेंट्रल वैल्यू। अच्छा, ये तो तब के जब ऑड डेटा सेट हो। अब अगर एग्जामिनर पेपर में इवन डेटा सेट दे देता, यानी जैसा यहाँ पे तो ऑड नंबर्स थे, 9 नंबर्स थे, तो सेंट्रल वैल्यू आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, मीडियन हो गया। अगर ये डेटा सेट इवन होता, लेट से ये होता 23, 27, 29, 31, लेट सपोज 32, 34, 40, 42 होता, लेट सपोज। तो फिर उस केस में हमने कैसे निकालना है, इवन के केस में क्या करते हैं कि जो दो सेंट्रल वैल्यूज बन रही होती हैं, क्योंकि इवन के केस में तो फिर ये 3 यहाँ पर आ जाएंगे, और ये 34, 40 और 42 यहाँ पर आ, उसमें कोई एक सेंट्रल वैल्यू नहीं हो सकती जो भी सेंट्रल वैल्यू है। फिर उसमें ये 2 सेंट्रल वैल्यूज बनेंगी, इन दोनों को सम करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास मीडियन जो है वो आएगा। तो उस केस में मीडियन क्या आएगा, 63 डिवाइडेड बाई 2, 63 डिवाइडेड बाई 2 जो है वो आपका मीडियन आएगा, जो कि क्या हो जाएगा आपका 31.5 हो जाएगा। तो मीडियन और डेटा सेट के तो केस में क्या होती है, सेंट्रल वैल्यू। इवन डेटा सेट में क्या होता है कि 2 जो सेंट्रल टर्म्स होती हैं उनकी एवरेज, सेंट्रल टर्म्स एवरेज। तो क्योंकि हम पास पेपर्स कर रहे हैं और पास पेपर में जो क्वेश्चन आया ऑड डेटा सेट का आया है, वैसे तो ऑड का ही आएगा क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट होता है, टेस्ट में क्विकली करना होता है। लेकिन अगर इवन डेटा सेट होगा तो फिर क्या करते हैं, फिर जो दो सेंट्रल वैल्यूज बन रही होती हैं, 2 सेंट्रल वैल्यूज हमेशा उसमें बन रही होती हैं, उनकी एवरेज ले लेते हैं, और दो नंबर्स की एवरेज कैसे लेते हैं, उनको ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो ऑड के केस में तो सिंपली जो सेंट्रल वैल्यू है वही आपका मीडियन है। if 6 is subtracted from 5 times of a number, वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन आया हुआ है, अगर 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर, इट गिव्स ट्वाइस ऑफ दैट नंबर, व्हाट इज द नंबर। तो ये अगर उसका ट्वाइस देता है तो बताएं कि नंबर क्या होगा। सो हम ये सपोज करते हैं कि नंबर जो है वो x है, नंबर जो है वो लेट से यहां पर x है, तो उसका 5 टाइम्स ऑफ नंबर क्या बन जाएगा, 5x। तो हमेशा स्टेटमेंट पे गौर करा करें आप,
वर्ड प्रॉब्लम में जहां पर कोमा है इसका मतलब है एक बात कंप्लीट हो रही है। कह रहे हैं अगर 6 को सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम द 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर, सो आई एम सपोजिंग दैट नंबर टू बी x, सो द 5 टाइम्स ऑफ द नंबर विल बी 5x। 5x में से अगर 6 को सब्ट्रैक्ट किया है, इट गिव्स ट्वाइस ऑफ दैट नंबर। तो जो आंसर आता है वो ट्वाइस ऑफ दैट नंबर के बराबर आता है, यानी वो 2x के इक्वल आता है। आप ये बताएं कि नंबर क्या है। वेरी इजी क्वेश्चन, सिर्फ स्टेटमेंट बनाने में आपको मसला आएगा। तो 5x में से 2x को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। 6 राइट साइड पे चला जाएगा, लेफ्ट साइड पे 3x रह जाएगा, राइट साइड पे 6 है, कैंसिल कर लेंगे, x की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। सो वेरी वेरी बेसिक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को आपने इंग्लिश टू मैथ्स क्वेश्चन को आपने तरीके से ट्रांसलेट करना है, मैथमेटिकल फॉर्म में लेके जाना है। सॉल्विंग इनकी बेसिक होती है, इक्वेशन की फॉर्म में होती है। कह रहा है सॉल्व फॉर टी, सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ टी 3 इंटू 5t+5 एंड t-9 इक्वल टू 0 है। भाई कॉमन भी लेके आपको दिया हुआ है, ऑलरेडी आपको सब कुछ कॉमन भी लेकर दिया गया है, फैक्टर्स बने हुए हैं, रूट्स निकालने हैं। तो इक्वेशन क्या गिवन है, कह रहे हैं 3 इंटू 5t+5 इंटू t-9 इक्वल टू 0। ये 3 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। या हमारे यहाँ टीचर्स क्या हमें पढ़ा रहे होते हैं बचपन से भी, 3 नीचे चला जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 0/3 0 हो गया, चलें ठीक है। पीछे रह जाएगा 5t+5, यूं कर लें, 3 नीचे चला गया, 0 हो गया। तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे, 5t+5 भी 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5t+5 इक्वल टू 0, 5t इज इक्वल टू -5, 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू -1 आ जाएगी। और जो सेकंड फैक्टर है t-9, उससे t की वैल्यू क्या निकलेगी, जब मैं t-9 को 0 के इक्वल करूंगा, अगर राइट साइड पे 0 है तो t की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो सोल्यूशन सेट मेरे पास बनेगा -1, +9। सो 1, -9 नहीं, जल्दी में ये नहीं मार्क कर देना, ये भी दोनों में माइनस है, इसमें ये आंसर है मेरा -1, +9। सो ऑप्शन डी हेयर इज द राइट चॉइस। सो ऑप्शन डी हेयर इज द राइट चॉइस। क्वेश्चन 5 है, जमील कंप्यूटेड द मीन ऑफ 10 नंबर्स एज 35.8। जमील ने 10 नंबर्स का मीन निकाला, यानी एवरेज निकाली है, और वो एवरेज उसके पास आई है 35.8। He later realized that he entered 35 instead of 25 and corrected it। तो उसको बाद में ये ख्याल आया है कि उसने एक जगह पर 35 की जगह पे क्या ऐड कर दिया, उसने 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 35 ऐड कर दिया 25 की जगह पे। द करेक्टेड मीन इज, उसका करेक्टेड एवरेज या मीन क्या होगा, तो मीन एवरेज को ही कहते हैं, मीन तो एवरेज को ही कहते हैं। सो जमील ने जब एवरेज निकाली 10 नंबर्स की तो वो आई है 35.8, लेकिन उसमें एक मिस्टेक हुई हुई है, 35 इंटर है किसकी जगह पर, 25 की जगह पर। तो बताओ करेक्टेड मीन क्या आएगा। तो पहले हम देखते हैं कि जो उसने मीन निकाला है या एवरेज निकाली है, तो एवरेज या मीन क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय एन। तो जो एवरेज उसने निकाली है वो आई है 35.8, कितने नंबर्स की, 10 नंबर्स की, डिवाइडेड बाय 10। तो पहले तो हम सम निकालते हैं ना, सम निकालते हैं। अब सम निकालते हैं हम, जब हम सम निकालेंगे तो ये 10 यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है वहां पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 35.8 के साथ जब 10 मल्टीप्लाई होगा तो 358 आ जाएगा। तो सम की वैल्यू क्या आ गई, 358 आ गई। अब इस सम में एक मिस्टेक हुई हुई है, इसमें 35 एडेड है, जबकि ऐड क्या करना था, जबकि ऐड क्या करना था, 25 ऐड करना था आपने। सो 35 एडेड है, जबकि ऐड क्या करना था, 25 ऐड करना था, यानी 10 का डिफरेंस आ रहा है, 10 इसमें एक्स्ट्रा एडेड हुआ हुआ है इस सम में। तो इस 10 को माइनस कर लेना, जब इस 10 को हम इस सम में से माइनस करेंगे तो सम करेक्ट हो जाएगा। तो सम जब करेक्ट हो जाएगा तो 358 में से 10 चला जाएगा, तो पीछे क्या आ जाएगा, 348। अब एवरेज ले लें, तो एवरेज कैसे लेंगे, एवरेज लेने के लिए सम को n से डिवाइड कर देंगे। n यहाँ पर कितने नंबर्स हैं, 10। तो 10 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो क्विकली, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट होता है पेपर में, टाइम बार्ड होता है आपका टेस्ट, तो नजर आ रहा है 348 जब 10 से डिवाइड होगा तो 34.8 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 6, इफ 15% ऑफ अ नंबर इज 90, द नंबर इज, एक नंबर का 15% जो है वो 90 बनता है। आप ये बताएं कि नंबर क्या होगा। तो जब आपको एक स्पेसिफिक परसेंटेज गिवन हो, जैसे यहां पर है 15% गिवन, और वो बनती है कितनी, 90 बनती है, और आपने कंप्लीट नंबर निकालना हो, आपने टोटल नंबर निकालना हो, तो एक टेक्निक याद रखें,
उस केस में आपने क्या करना है, उस केस में आपने क्या करना है, ये याद रखें आप। तो 15% जो है वो क्या बनता है, वो 90 बनता है। हमने क्या निकालना है, वो नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि स्पेसिफिक परसेंटेज जो इतनी बनती थी उसको डिवाइड कर देंगे, इनटू 100 कर लेंगे, वी विल गेट द आंसर। तो 15% निकालना है हमने। 15% जो है वो 90, हमने 100% निकालना है, हमने कंप्लीट नंबर बताना है कि क्या है। तो 15% 90 बनता है, बताओ टोटल नंबर क्या होगा। तो 90 को 15 से डिवाइड करके इनटू 100 कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर लेते हैं, 5 के टेबल से कर लें, 5 3 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, 5 1 जा 5, 4 बचा, 4 और 0 40। ठीक है, तो 5 18 जा 90 होता है, 3 1 जा और 3 6 जा, 6 इंटू 100 कर लेंगे, 600 आंसर आ जाएगा। तो जब आपके पास एक स्पेसिफिक परसेंटेज गिवन हो, आपने क्या निकालना हो, आपने अगर टोटल वैल्यू निकालनी है तो नंबर को उस परसेंटेज से डिवाइड करें, यानी जो नंबर गिवन है, टोटल नंबर निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि गिवन नंबर को डिवाइड कर देंगे आप परसेंटेज जो गिवन है उससे, इंटू 100 कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। दिस इज द शॉर्टकट टेक्निक फॉर इट। क्वेश्चन 7 है, वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे। कह रहा है 5x-4 अगर 11 के बराबर है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू बताएं क्या होगी अगर y जो है 3x-5 के इक्वल है। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, जल्दी से हम x को निकालेंगे। हम बिल्कुल एग्जाम प्रेशर के मुताबिक क्विकली करते हैं इसको। 11 यहाँ पर है राइट साइड पे, 11 में से -4 जब राइट साइड पे चला जाएगा तो +4 हो जाएगा, 11 + 4 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्विकली कैंसिल कर लेंगे, एक्स की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। यहां पर हम पुट कर लेंगे 3 इंटू 3 -5। तो 3 3 क्या होता है 9, 9 में से 5 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अलजबरा की इक्वेशन है गिवन। कह रहे हैं एक्स किसके इक्वल है, वेरी सिंपल, ओपन अप ऑल द ब्रैकेट्स, बॉर्ड मैथ रूल फॉलो करेंगे। बॉर्ड मैथ रूल क्या कहता है, कहता है पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करें, फिर पावर्स को करें, फिर डिवीजन को करें, मल्टीप्लीकेशन को, एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो सवाल को लिख लिया करें, उसमें फिर मिस्टेक नहीं होती। 4x - 11 + 3 इंटू एक्स प्लस 8। तो क्विकली हम क्या करेंगे, बॉर्ड मैथ रूल के मुताबिक इसकी ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व कर लेंगे। इक्वल टू राइट साइड पे क्या पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है, तो ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। 2 4 जा 8x, प्लस माइनस इज माइनस, 11 इंटू 2 इज 22, प्लस 3 इंटू एक्स इज 3x, प्लस इंटू प्लस इज 24, प्लस माइनस इज माइनस, -4x, माइनस माइनस इज प्लस, 4 2 जा 8, एंड राइट साइड पे 10 अपनी जगह पे। सारी एक्स वाले टर्म्स को क्विकली हम अरेंज करेंगे। इससे ज्यादा बेसिक क्वेश्चन ही पेपर में आ सकता था। 8x और 3x 11x हो जाएगा। 11x में से 4x को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। यू टिक लगा लिया करें, ऊपर क्रॉस लगा लिया करें, फिर मिस्टेक नहीं होती। तो 8 और 3 11, 11 में से 4 चला गया, 7x आ गया, -22 और +24 जब ये कंबाइन होंगे तो +2 आ जाएगा, और +2 और जब ये यहां पर क्या आएगा, 8 के साथ ऐड होके +10 आ जाएगा। भाई आंसर 0 आ रहा है, क्यों, क्योंकि 10 और 10 तो कैंसिल हो जाएंगे, 7x = 0 हो जाएगा। भाई ये 10 जब राइट साइड पे जाएगा, 10 में से 10 क्या, 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। 7x = 0 है, x क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो आगे चलेंगे हम लोग। A certain variety of cherry is worth rupees 240 per 100 grams. Is mixed with a relatively low quality of cherry worth rupees 180 per 100 grams. In a ratio of 1:2. The price of 100 gram of the combination of two varieties has to be. बीच में कोई एक आधा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है जो आपका टाइम ज्यादा ले रहा होता है पेपर में। अगर सम टाइम ऐसा लगे कि भाई ज्यादा टाइम लगेगा तो बेशक उसको स्किप कर देना, उसको आखिर में कर लेना, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होगा आपके पास। ठीक है, तो कह रहे हैं एक सर्टन वैरायटी है चेरी की, और उसकी जो प्राइस है वो 240 रुपीज है पर 100 ग्राम्स की। पर 100 ग्राम की जो उसकी प्राइस है वो 240 रुपीज है। उसको एक लो क्वालिटी की चेरी के साथ मिक्स किया गया है, और वो जो लो क्वालिटी की चेरी है उसकी जो प्राइस है वो 180 रुपीज पर 100 ग्राम है। और किस रेशो में उनको कंबाइन किया है, उनको कंबाइन किया उसने 1:2 के अंदर, 1:2 के अंदर उसने कंबाइन किया है। तो ये बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि प्राइस क्या होगी 100 ग्राम ऑफ कॉम्बिनेशन की, राइटली। सो 1:2 में कंबाइन किया गया। जब 1:2 में कंबाइन किया गया है, इसका मतलब है जिसका जिक्र पहले है उसका एक पार्ट है, और जिसका जिक्र बाद में है उसका बाद में पार्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वन पार्ट यहाँ पे 240 रुपीज का आया है, और टू टू इंटू 100 ग्राम्स, तो 2 × 100 ग्राम्स, और 200 ग्राम्स आए हैं किसके, 200 ग्राम्स यहाँ पे, यानी टू पार्ट्स लिए गए हैं, 200 ग्राम्स लिए गए हैं 180 वाली के।
तो 100 ग्राम जब 240 वाले के लिए गए हैं तो उसकी तो क्योंकि 100 ग्राम लिए गए हैं तो 100 ग्राम की प्राइस कितनी है 240 है प्लस। तो यहाँ पे क्योंकि इसके टू पार्ट्स लिए गए हैं, टू पार्ट्स का मतलब यह है कि जो 180 रुपीज 100 ग्राम वाली है उसके टू पार्ट्स लिए गए हैं, तो 2 इंटू 180 डिवाइड करेंगे हम इसको किससे, टोटल पार्ट्स कितने हैं यहाँ पे 3 हैं उससे, तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास। तो मैंने बहुत ही ज्यादा इसको वहां पर लिख लिया। तो 240 में फिर बता देता हूँ कि 240 रुपीज वाली वन पार्ट है और टू पार्ट्स किसके हैं जो 180 रुपीज के जी है। डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 3 कर देंगे, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 2 इंटू 180 करेंगे तो क्या आ जाएगा 360। सो 240 प्लस 360 कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 3 कर लेंगे, वी विल गेट द आंसर। सो 240 में जब 360 को ऐड करेंगे 0 0 1 कैरी आ गया तो 6, तो 600/3। तो अब हमारी जो पर 100 ग्राम प्राइस चली गई है वो 200 ग्राम 200 रुपीज पर 100 ग्राम पे चली गई है। तो 200 रुपीज पर 100 ग्राम पे चली गई है हमारे पास, ठीक है जी। सो लेट्स हैव अ रीकैप। कह रहा है कि जी 1:2 में कंबाइन किया है किस किस को, जो 240 ग्राम्स वाली है 240 रुपीज पर 100 ग्राम वाली की कॉस्ट है उसका एक पार्ट है और 180 वाली के दो पार्ट्स हैं। तो 100 ग्राम की क्या होगी भाई, क्योंकि ये तो 300 ग्राम्स होगी थी ना, तो 300 ग्राम्स होगी है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे 3 से डिवाइड किया है, 3 से इसको इसलिए मैंने क्या किया है डिवाइड किया। तो ये आ गया इसका। आगे चलेंगे अब हम लोग, कह रहे हैं एक्सपोनेंट्स एंड वैल्यू का क्वेश्चन है। ए क्यूब, ये मैंने हेडिंग्स खुद डाली है यहाँ पर, पेपर में आपके पास हेडिंग नहीं होती कि क्वेश्चन किसका है। मैंने क्योंकि ये पास पेपर आपको सॉल्व करवा रहा हूँ तो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे बता दिया कि सवाल में पूछ रहा क्या है। कह रहा है ए क्यूब की जो वैल्यू है वो 64 है, तो बताएं 3a² माइनस 18 की वैल्यू क्या होगी। वेरी इजी, ए क्यूब 64 है तो 64 किसका क्यूब होता है, 60 क्यूब जो है 4 का क्यूब होता है, कॉमन सेंस है, ठीक है। क्यूब दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, ए की वैल्यू 4 आ गई। ए का स्केयर चाहिए, ए का स्केयर क्या हो जाएगा, ए का स्केयर हो जाएगा 16, तो 3 इंटू 16, ए स्केयर क्या है 16 माइनस 18, इस गिवन इक्वेशन में पुट किया, प्लग किया, आंसर आ गया 3 16 जा 3 2 जा क्या होता है 32, 16 2 जा सॉरी क्या होता है 32, 16 3 जा क्या होता है 48, तो 48 में से 18 माइनस हो जाएगा 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। आगे चलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई हुई है भाई, इससे आसान पेपर में क्या आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 आ जाएगा। सो 1 इंटू 24 करेंगे और मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 है इक्वल टू 0 है। तो 24 इंटू 1 इज 24, 24 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि 10x आता हो। तो एक तो हमें यहाँ पे क्विकली नजर आ रहा है कि 6 4 24 है, पहले वो करके देखते हैं। तो 6x और 4x को जब मैं करूंगा तो 6x और 4x पे करने पे ये 6 और 4 तो 24 आ रहे हैं, लेकिन जब मैं कॉमन लूंगा तो दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है, तो ये इसका मतलब है कि इनकरेक्ट है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई और फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। इसके अलावा तो 8 के टेबल में आता है, 8 3 24 है, 8 और 3 तो कभी भी 10 नहीं बनते, इसका मतलब है वो स्कीम भी हमारी वर्क नहीं कर सकती। 12 2 24 होता है, 12 और 2 के फैक्टर्स हम ऐसे बना सकते हैं कि 10 आए तो उस पर हमारा काम चल जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 है, क्योंकि यहाँ पर गिवन मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे हम लोग इसमें। तो मिड टर्म ब्रेक जब हम इसमें करेंगे तो मिड टर्म ब्रेक करने पे क्या आएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2x माइनस 24। तो देखने में आसान था, है तो आसान ही, मिड टर्म ब्रेक ही किया है, लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ा कि इसमें फैक्टर जो है प्रॉपर्ली कब बनेंगे। तो ये बनेगा x माइनस 12, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, ये भी बनेगा x माइनस 12 इक्वल टू 0 होता है राइट साइड पे। तो एक बन जाएगा x प्लस 2 और एक बन जाएगा x माइनस 12। तो x प्लस 2 से तो x की वैल्यू आएगी -2 और x प्लस 12 से क्या आएगी, x माइनस 12 से क्या आएगी प्लस 12, तो -2 और 12 आ गया। तो +2 और -2 और प्लस 12 आ रहा है, -2 और प्लस 12, ऑप्शन ये बनता है, ये बनता है। अच्छा पेपर में ना अगर आपको लगे कि जी मैं मिड टर्म ब्रेक नहीं कर सकता, मिड टर्म ब्रेक डिफिकल्ट है, आप ये रूट्स इसमें पुट करके देखें कि क्या ये इक्वल टू 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा। -2 पे तो बन रहा है ना, -2 का स्क्वायर 4 है, माइनस माइनस ये हो जाएगा +20 और ये -24 है इक्वल टू 0। इसका मतलब है -2 तो बन रहा है, -10 पे नहीं बनेगा। अब -10 पे तो नहीं बन रहा है, इसलिए इसको भी छोड़ देते हैं। +2 पे भी नहीं बनेगा, उसको भी छोड़ देते हैं। 12 पे बन रहे, जिन पे दोनों पेयर बन रहे हो वो कर लेना, यूं भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मिड टर्म ब्रेक जो है ना वो मेरे से नहीं हो रहा, मुझे टेबल नहीं याद आ रहा, तो यूं भी कर सकते हैं। एरिया ऑफ अ स्क्वायर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 18 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज, so if the length of each side of a square is 18 centimeters, the area of the square is, ठीक है। सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर
क्या होगा? तो लेंथ जो है ना हर साइड की यहाँ पर क्या है, गिवन है, ठीक है, स्केयर की गिवन है। सो लेंथ कितनी है, 18 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालना है। तो स्केयर के केस में तो ऑल फोर साइड आर इक्वल। तो अगर ये साइड 18 है तो ये साइड भी क्या होगी, 18 होगी। एरिया क्या आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्केयर यानी 18 का स्केयर एरिया आ जाएगा हमारे पास। तो 18 को मैं 18 के साथ क्या कर लूंगा, मल्टीप्लाई। 8 8 जा 64, 64 का आ जाएगा 4, 6 चला जाएगा कैरी। 8 1 जा 8, 8 में मैं 6 ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 14। तो 324 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये। अगेन टी के लिए सॉल्व करना है। ऊपर भी एक क्वेश्चन गुजरा है, तो एक ही पेपर में दो क्वेश्चन टी वाले आ गए, यानी वेरिएबल ही है एक्स की तरह, सिर्फ क्या है कि नाम टी का यूज हुआ है। तो यहीं पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, 4 इंटू टी 40 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 12 माइनस 48 हो जाएगा, माइनस प्लस इज माइनस, माइनस 20 हो जाएगा, माइनस माइनस इज प्लस, 2t हो जाएगा, इज इक्वल टू 12, इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो ये 40 और ये 2t, ये आ जाएगा 60, और -48 और -20 -68 हो गया। -68 को मैं राइट साइड पे ले जाता हूँ तो +68 हो जाएगा। 68 में 12 को ऐड करेंगे, पेपर में तो कैलकुलेटर नहीं होता, तो यूं तोड़ लिया करें, 68 में 2 70, 70 में 10 80, ठीक है। 60/80 आ रहा है। तो 60/80, क्या 6 के टेबल में 80 आता है? मुझे तो लग रहा है कि जैसे इसका नन आंसर है, ठीक है, इसका आंसर तो क्या है, नन है। क्यों? क्योंकि वो तो डिवाइड होके वो आंसर नहीं आ रहा जो चॉइसेस में है। तो 2 के टेबल से करेंगे 3 और 40, 40/3 आ रहा है हमारे पास। 40/3 तो इनमें से कोई भी नहीं बनता, क्लोज चॉइसेस में भी नहीं बनता कि भाई मैं 40 को 3 से डिवाइड करूँ तो कोई क्लोज चॉइस आ रहा है, वो भी नहीं बनता। क्योंकि 40 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो राउंडेड ऑफ भी वैल्यू नहीं आती है। 3 1 जा 3 है, 1 0, तो ये तो 19 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। बल्कि 19 भी नहीं, क्या आएगा, 3 3 जा 9 है तो 9 आएगा, तो 13 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये तो नहीं बन रहा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि 40/3 तो चॉइस में नहीं पड़ा हुआ, क्लोज चॉइस में भी नहीं पड़ा हुआ, तो नन को आप मार्क करेंगे, ठीक है। तो सम टाइम ऐसा भी होगा कि नन आंसर बन रहा होगा, यही वजह है कि यूजुअली 5 चॉइसेस गिवन होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहे कि स्टेडियम डायमेंशन का क्वेश्चन है, कह रहे इफ द एरिया ऑफ अ फुटबॉल ग्राउंड इज 8000 स्क्वायर मीटर्स। सो अगर एरिया एक फुटबॉल ग्राउंड का 8000 स्क्वायर मीटर्स है, और विड्थ जो है, एंड द विड्थ इज 20 मीटर्स शॉर्टर देन द लेंथ, और विड्थ जो है वो उसकी 20 मीटर्स कम है किससे, उसकी लेंथ से, ऑफ द स्टेडियम से, देन द विड्थ ऑफ द स्टेडियम इज, तो विड्थ ऑफ द स्टेडियम जो है वो क्या होगी, तो देन द विड्थ ऑफ द स्टेडियम इज, तो विड्थ ऑफ द स्टेडियम जो है वो कितनी होगी, विड्थ ऑफ द स्टेडियम जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर क्या करनी है, वो यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेट जो है वो करनी है। सो एक फुटबॉल ग्राउंड है, डेफिनेटली फुटबॉल ग्राउंड रेक्टेंगुलर शेप में है, यही वजह है कि उसकी विड्थ और लेंथ गिवन है। सर्कल की फॉर्म में होता तो उसके रेडियाई या डायमीटर्स गिवन होते, तो हम इसका पहले एक फुटबॉल ग्राउंड जो है वो यहाँ पे फील्ड जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, और फिर देखते हैं कि फुटबॉल फील्ड के हवाले से हमारे पास क्या डेटा है। तो डेटा हमारे पास ये है कि एरिया जो है ना इस फुटबॉल फील्ड का वो 8000 स्क्वायर मीटर्स है। लेंथ इसकी ये होगी लेंथ, और विड्थ कह रहा है कि इससे 20 मीटर शॉर्टर है। तो विड्थ जो है यहाँ पर वो लेंथ -20 के इक्वल है, क्योंकि खुद क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कह दिया है कि विड्थ जो है वो 20 मीटर शॉर्टर है। सो विड्थ यहाँ पर क्या आ जाएगी, लेंथ -20 आ जाएगी, तो ये इसकी विड्थ है L-20 के इक्वल। तो आप ये बताएं कि विड्थ ऑफ द स्टेडियम क्या है। विड्थ ऑफ द स्टेडियम जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है, उसको जो है ना वो हम लोगों ने सॉल्व जो है वो करना है। सो अब वी नो डैट एरिया जो होता है रेक्टेंगल का, एरिया इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। सो एरिया इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। सो लेंथ यहाँ पर L है, जबकि विड्थ जो है वो L-20 है, L-20, और एरिया यहाँ पर कितना है, 8000 है। सो एरिया यहाँ पर कितना है, 8000 है। सो ब्रैकेट्स को हम ओपन कर लेते हैं, ये आ जाएगा L² -20 टाइम्स ऑफ L। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। यूजुअली हम x की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ पर वेरिएबल का नाम जो है वो लेंथ है, L है। सो आप बेशक अगर चाहो, अगर आपको यूँ डिफिकल्ट लग रहा है तो आप L को x के इक्वल सपोज करके उसको x की फॉर्म में लिख लें, x² -20x आ जाएगा। वैसे तो जरूरत नहीं थी, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, x² -20x है, 8000 राइट साइड पे चला जाएगा तो -8000 हो जाएगा, इक्वल टू 0।
तो अब क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्केयर माइनस 20x माइनस 8000 इक्वल टू 0 आ रहा है। सो 8000 इंटू 1 करेंगे तो 8000 होता है, 8000 कैसे फैक्टर्स बनाएंगे, 20 आ रहा हो तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 100x प्लस 20x प्लस 80x, बल्कि प्लस 80x माइनस 8000। भाई 800 इंटू 80 क्या होता है, 100 इंटू 80 8000 होता है। फैक्टर्स बना लिया हमने, x कॉमन ले लिया, x माइनस 100 आ जाएगा। यहाँ पर मैं अगर 80 कॉमन लेता हूँ तो x माइनस 100 आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास, इक्वल टू 0। सो x माइनस 100 और दूसरी वैल्यू आ रही है x प्लस 80। सो x की वैल्यू क्या आ रही है, x एक की वैल्यू आ रही है माइनस 80 और दूसरा x आ रहा है मेरे पास प्लस 100। तो x क्योंकि लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू तो नहीं लेंगे। ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास x प्लस 100, यानी लेंथ आ गई मेरे पास 100 मीटर्स। और विड्थ के बारे में कहा जा रहा था कि वो लेंथ से 20 छोटी है, जब वो लेंथ से 20 छोटी है तो वो क्या हो जाएगा, 80 मीटर्स हो जाएगा। सो 80 मीटर्स जो है ये हमारे पास जो है वो आंसर आ गया है। क्वेश्चन 15 है, कह रहा है इफ सेट ऑपरेशंस का क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू 2579, y इज इक्वल टू 4589, देन y माइनस एक्स क्या होगा। वेरी इजी, y में से x को माइनस करना है, तो वो कट जाएंगे जो कि कॉमन है, तो y में से x को माइनस करना है। तो y क्या है मेरे पास, 4589 माइनस करेंगे 2579, तो ये 5 कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा, 9 कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 और 8 आ जाएगा। तो 4,8 ये हमने नहीं लिखने होते, ये हमने माइनस में नहीं लिखने होते। ठीक है जी। Like, comment, and subscribe.